नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। कल से आपने देखा होगा कि आपके पहले सीटेट 2022 के लिए मैथ के जो क्लास चलाए जा रहे हैं, सीडीपी लगभग ख़त्म होने वाला है। लगभग 20-22 क्लास हो भी गए हैं सीडीपी के। अगर आप नहीं देखे हैं तो देखें। डेली 9 बजे आता है और यह सेशन डेली 7 बजे से या फिर आगे पीछे कभी हो सकता है, लेकिन डेली अब कंटिन्यू रहेगा। इसमें कि पहला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे, उसमें हमने सिलेबस का जिक्र करा था। आज यह पहला क्लास है। पहले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पूरा फिनिश करेंगे सीटेट का। छोटा सा 30 मिनट से कम का ही क्लास होगा। आप लोग अच्छे से बने रहिए लास्ट तक। इसमें पूर्ण संभावना रहेगी कि आपको वह चीज़ें सारे के सारे चीज़ें दे दें जो कि सीटेट के नंबर सिस्टम से प्रश्न आते हैं। यह भी बताएंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं, क्योंकि जो हम यह चीज़ें पढ़ रहे हैं यह 15 नंबर का हमारा स्कोरिंग होगा और 15 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे पेडोलॉजी मैथ से कैसे आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पता है संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आपको सबसे पहले वास्तविक संख्या दिख रहा है, मतलब कि रियल नंबर। दूसरा है काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, याद रखना है सबसे पहले इसको। कल काल्पनिक संख्याएं आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही पेपर 2 में है, ना ही पेपर फर्स्ट में है। काल्पनिक संख्या का मतलब -i इंटू -i जब करते हैं तो हमें 1 मिलता है ना, या फिर i का i में जब गुणा करते हैं यानी कि i² बराबर -1 मिलता है, -1 मिलता है। यह होता है काल्पनिक संख्याएं। यह हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब रियल नंबर में हमको क्या क्या देखना है, इसके सारे सब कुछ देखेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य, संयुक्त संख्या, सम संख्या, विषम, अपरमेय, अपरमेय। यह चीज देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण। उसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़ने हैं, बाइनरी सिस्टम, ये सब देखेंगे। इसके बाद आपको सिखाएंगे आज ही गुणन, मतलब कि गुणनखंडों की संख्या, मतलब कि कैसे निकालते हैं, कितने गुणनखंड इसके हैं। यह सारी चीज हम आज ही सीखेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब साथी जिसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट तक लिखते हैं। 1 से स्टार्ट करना, 2, 3, इस तरह लास्ट तक इनफाइनाइट तक चला जाता है। यह होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। इस बात को याद रखना है अब आपको। मतलब कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो बताएंगे 1 होगा। पूछा गया है प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो बताएंगे 2 होगा। याद रखेंगे साथ ही। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, प्राकृतिक अभाज्य संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक अभाज्य संख्या क्या होगा, तो याद रखना है 2 होगा। अभाज्य क्या होता है अभी बताएंगे, पहले आप याद रख लीजिए 2 होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 2 ही होता है। इस बात को याद रखना है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, एक विषम ने एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जिनको मैक्सिमम 2 नंबर से ही काटा जाए, या खुद से या 1 से। इस प्रकार से एक केवल 1 से ही कटता है, इसमें से एक अभाज्य संख्या नहीं है। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से अधिक संख्याओं से कटती हो, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। मतलब 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाले संख्या को हम कहते हैं भाज्य, और कम से कम 2 संख्या से कटने वाले को कहते हैं, मतलब कम से कम क्या, बस 2 ही संख्या से कटने वाले संख्या को हम कहते हैं कि वह अभाज्य होगा। बात क्लियर है। यानी कि एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, याद रखना है। एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, मात्र एक विषम संख्या है। इस बात का याद रखना है। तो सबसे छोटा सम अभाज्य प्राकृतिक संख्या तो 2, सबसे छोटा विषम अभाज्य प्राकृतिक संख्या तो 3। इस बात को याद रखना है आपसे। यहां से प्रश्न बनते हैं। अब इसी नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें, 0 जोड़ दें ना, तो 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो यह हमारा हो जाता है क्या हो जाता है भाई, 1 मिनट, होल नंबर कहाँ गया, पूर्ण संख्या, जिसे हम कहते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या तब हो जाता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो यहां से भी एक प्रश्न बनता है साथी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बताइए, तो आप कहेंगे 0। सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या बताइए, तो बताएंगे 2। सबसे छोटी पूर्ण विषम संख्या बताइए, तो बताएंगे 1। सबसे छोटी पूर्ण अभाज्य विषम संख्या बताइए, तो बताएंगे 3। इस बात को याद रखना साथी। यहां से बनते हैं प्रश्न ऐसे घुमा घुमा के, तो आपको सारी पहलू को लिखते चलना है।
तीसरा नंबर पूर्णांक यानी इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब कि नंबर लाइन पे हम किसी भी वैल्यू को नंबर लाइन पे जब लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 होता है, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 आता है, इधर +1, +2, +3 आता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। जो इंटीजर होता है यह होल नंबर प्लस ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनता है। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरह होता है इनफाइनाइट तक, और प्लस माइनस वाले संख्या मतलब कि होल नंबर और प्लस ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनता है पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर कहते हैं। इस बात को भी कॉपी पे नोट करिएगा, बना हुआ है यहां से प्रश्न, ठीक है। यह हो गया। तीसरा, अभाज्य संख्याएं क्या होती? अभाज्य संख्या का मतलब जैसे 5, 3, 7। 5 का मतलब देखिए केवल 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। 3 का मतलब केवल 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। 7 का मतलब केवल 1 से कट रहा है और केवल 7 से कट रहा है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल 2 संख्याओं से कटे, एक तो स्वयं से और एक वंश से कटेंगी, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? मैक्सिमम, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, हम यहीं पे 3 लिख दें, तो बताइए इसमें से कौन सा भाज्य संख्या नहीं है? तो आप कहेंगे सर 6 भाज्य होगा, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, मतलब कि 2 से ज्यादा संख्याओं से कटने वाला कोई भी नंबर भाज्य संख्या होगा। लेकिन इसमें 3 जो है केवल 1 से और 2 से कट रहा है, तो यह हमारा भाज्य नहीं होगा, यह अभाज्य होगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या का मतलब जो भाज्य होता है वही संयुक्त संख्या होती है। जैसे कि ऐसा नंबर जो कि 2 संख्याओं से ज्यादा से कटे, जैसे 1 से भी कट रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, तो यह हमारा संयुक्त संख्या है। संयुक्त मतलब कि संयुक्त नंबर से कटे, मैक्सिमम नंबर से कटे, 2 से अधिक नंबर से कटे, तो वह संयुक्त संख्या होती है। सम संख्या, सम संख्या सबको पता है, जो 2 से कट जाए, नहीं जिस संख्या के लास्ट में 2 आए, 0 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या मतलब जो 2 से ना कटे, मतलब जिसके लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, इस तरह की संख्या 9 आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। एक प्रश्न पूछ लिया गया था कि 1 से लेकर 10 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेकर 10 के बीच में आप बताओ कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बताओ। देखो भाई, 1 तो अभाज्य नहीं है, नहीं भाज्य है। 2 हमारा अभाज्य है, क्योंकि 2 केवल 1 से और 2 से कटता है, तो ये सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। तो यानी कि 1 यहाँ से संख्या मिला हमको अभाज्य, और 3 भी हमारा अभाज्य है, यानी कि 1 यहाँ से मिला, और 5 भी अभाज्य है, तो 5 1 यहाँ से मिला, और 7 भी अभाज्य है, मतलब 1 यहाँ से मिला। 8, 9, 10 नहीं अभाज्य है, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक हमको 4 अभाज्य संख्याएं मिले हैं, है ना। तो इस बात को नोट कर लिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं साथी। अब हम आ जाते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर आते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के ऊपर हम प्रश्न कराएंगे, सबका प्रश्न कराएंगे साथी, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न भी अभी का अभी खत्म करेंगे, मतलब एक चैप्टर आपका फिनिश कर देते हैं अभी, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर, अब हम आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। पहले परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर इनफाइनाइट में आ जाएगा भाई। किसी नंबर में 0 से भाग देंगे, वो वैल्यू इनफाइनाइट में चला जाएगा। अब परिमेय संख्या जैसे 1/3 तो है, 1/4 भी है, 5/3 है, 4/6 है, ये सब के सब परिमेय संख्या है। रूट में 16 जिसको हम बाहर निकाल सकें, रूट में 81 जिसको बाहर निकाल सकें, सब के सब परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि रूट में 3 अपरिमेय होगा, रूट में 2 अपरिमेय होगा, रूट में 2 अपरिमेय होगा, 0.3333 आ जाए, अगर इसी को 1/3 लिखते हैं तो यह परिमेय तो है, लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख देते हैं तो यह अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है भाई। अब आपको पता होगा जैसे 0.3333 यह रिपीट हो रहा है, यह वैल्यू है 1/3 का, तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। अब 0.3 के ऊपर बार को हम लिख सकते हैं 3/9, जब भी जिसके ऊपर बार होता है उसके बदे 9 लगा देते हैं, तो 3 3 का 9 यानी 1/3 फिर से आ गया। तो इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं? हमारी अपरिमेय होती हैं। जब परिमेय कब होंगी? जब 1/3 के रूप में लिखी रहेंगी, जब ऐसे लिखा रहेगा या फिर बार के रूप में लिखा रहेगा, इसका मतलब उसका अंत है ही नहीं, इसका मतलब वो अपरिमेय है। ठीक, ये सारी चीजें समझ में आ गई हों तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको पूर्ण संख्याओं के गुण बताते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। चलिए एक बार आप लोग जरूर शेयर करिएगा साथी मित्र, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लेटफॉर्म को, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। आगामी सारे के सारे लेक्चर देखने के लिए सब कुछ फ्री में देंगे साथी। देखिए पूर्ण संख्याओं के गुण, पूर्ण संख्या के गुण
पूर्ण संख्या के जो गुण होते हैं साथी वो 3-4 होती हैं। जैसे बात करें, पहला है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। दूसरा इसका प्रॉपर्टी होता है पूर्ण संख्या का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है साथी साहचर्य नियम। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसे वितरण नियम कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। अभी हम सब समझाएंगे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। चौथा है क्लोजर बोलते हैं इसको, एक मिनट, इसको हम लिख देते हैं हिंदी में भी सिर्फ संवरक। अब सबका मतलब देखिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम जो होता है दोस्तों, जैसे हम बोलें कि 2 + 3 = 5 होता है, या फिर 3 + 2 = भी 5 कर लीजिए आप, तो यह दोनों के दोनों बराबर। जैसे कि a + b बराबर होगा b + a। इस बात को याद रखना है। होल नंबर मिलकर होल नंबर बनाएंगे, प्राकृतिक संख्या मिलकर प्राकृतिक संख्या ही बनाएगा, यह बात याद रखना। अब इसमें क्या होता है, क्रम विनिमय नियम में गुणन क्रम विनिमय और योग का क्रम विनिमय ही फॉलो करता है। घटाने का क्रम विनिमय नहीं फॉलो होता है, नहीं भाग का क्रम विनिमय फॉलो होता है। मतलब कि अगर गुणन, यह हमारा क्या है, योग का क्रम विनिमय है, यह हमारा योग का है। गुणन का क्या होगा, a × b = b × a, मतलब कि 6 × 2 करेंगे तभी 12, और 2 × 6 करेंगे तभी 12। यानी कि 6 - 2 करेंगे तब क्या आएगा, 2 - 6 करेंगे तब क्या बराबर आएगा, नहीं, कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि 4 बराबर -4 के कभी नहीं हो सकता। तो इस वजह से माइनस में नहीं फॉलो करता है, नहीं भाग में फॉलो करता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें 3 नेचुरल नंबर होते हैं। साहचर्य नियम में 3 नेचुरल नंबर आ जाते हैं। जैसे इसमें भी योग का गुणन का होता है, मतलब a + b और एक ठो प्लस बाहर रहेगा +c बराबर c + a, और एक ठो बाहर कर दीजिए +b। अब इसमें क्या है, a + b, c + a अंदर है, इस बार कर लीजिए a + c अंदर, c + b अंदर कर लीजिए, c + b और प्लस का है, मतलब इस प्रकार की संख्या है। 3 उसमें होल नंबर, 3 में उसमें नेचुरल नंबर आ जाते हैं हमारे। यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 + 2 + 4 = 4 + 3 + 2, यह बराबर होगा हमेशा। देखिए 4 × 2 = 6 × 3 = 9, 4 × 3 = 7 2 9। इसे बोलते हैं योग का साहचर्य नियम, यानी कि एसोसिएटिव नियम। यही गुणन में भी फॉलो होता है, यानी कि 2 × 3 × 4 = 4 बाहर कर दीजिए, और 3 × 2 अंदर कर लीजिए, बात तो इक्वल है। इसी को कहते हैं साहचर्य नियम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव नियम क्या है, ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है साथी। और साहचर्य नियम हो चाहे क्रम विनिमय नियम हो, यह दोनों के दोनों केवल योग और गुणन पे ही लगते हैं, इस बात को भी याद रखना है ना। चलिए, अब यहां से आपको जान लेना है साथी। आ जाते हैं वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है साथी, ध्यान से देखेंगे। जैसे हम बोले यक्स गुणे, इसमें जैसे उसमें पहले वितरण में और इसमें 3 ही होंगे, 3 ही वैल्यू लेंगे, लेकिन अंतर यह होता है इसमें आप प्लस होगा, इसमें आप माइनस, लेकिन इसमें प्लस दोनों। जैसे यक्स यहाँ पर हमने बाहर लिख दिया और यहाँ पर लिख देंगे y + z। अब वितरण नियम में क्या होगा, यक्स का गुणा y में और यक्स गुणा z में भी करेंगे, यानी कि यक्स × y = यक्स, मतलब प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस यक्स × z, इसे कहते हैं वितरण नियम। यानी कि 2 × 3 + 4 अगर रहता है तो हम क्या करेंगे, 2 × 3, मतलब बराबर बांटेंगे, 2 को भी 3 को देंगे और 2 को 4 को भी देंगे, प्लस में 2 × 4, इस तरह से इसे कहते हैं वितरण नियम, ठीक है ना। अब संवरक नियम क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। संवरक में हम लोग क्या करते हैं साथी, संवरक का मतलब होता है सम ऑफ 2 होल नंबर। इसको एक चीज याद रखेंगे, यहां से एक प्रश्न बना था, सम ऑफ 2 होल नंबर, सम ऑफ 2 होल नंबर इज होल नंबर। अगर 2 होल नंबर को प्लस कर दें तो हमेशा होल नंबर ही मिलेगा। जैसे 2 + 3 किए तो 5 मिलेगा। आपसे यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा सही है, दे देगा 2 होल नंबर को ऐड करने पर, जोड़ने पर होल नंबर मिल रहा है, तो बताइए यह किसका गुण है, यह क्या कम्यूटेटिव है, मतलब कि साहचर्य नियम है, कि क्रम विनिमय है, कि वितरण है, कि संवरक है। तो आपको बताना होगा संवरक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बने हैं, तब हम बता रहे हैं आपको। अब हम आ जाते हैं आपको स्थानीय मान, और स्थानीय मान का मतलब समझ रहे हैं साथी, मतलब कि प्लेस वैल्यू और अंकित मान, यानी कि
अंकित मान यानी कि साथी आपका फेस वैल्यू। पहले प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब हो जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान यहाँ से प्रश्न बने हैं। दूसरा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब कि अंकित मान। अंकित मान साथी। अब देखना है हमको, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जैसे बोले 8 3 4 8 9, तो इसमें 8 का स्थान, जैसे देखिए ये इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, यह होता है 10,000। मतलब कि आप 1 की वैल्यू 9 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 9 गुणे 1 बराबर 9। प्लेस की बता रहे हैं। 8 की वैल्यू मतलब इकाई दहाई, तो 10 का गुणा करेंगे 10, यानी कि 80 हो गया। इसकी 4 के मतलब 4 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे 1 2, एक छोड़ा आपने, 2 छोड़ा, तो दोनों का आगे जीरो लगा के 4 की वैल्यू लिख देना होता है। डायरेक्ट समझ लीजिए 400 आ गया। हमने क्या किया, 2 जीरो लगा दिया और 4 लिख दिया। यहाँ पे 3 है तो 1 2 3, तो 3 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पे 8 है तो 8 के आगे क्या करेंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे आप, 8 के आगे 1 2 3 4, 4 जीरो चिपका देंगे। यह होता है हमारा प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। अब ऐसे में प्रश्न कैसे आते हैं, बोलेगा कि 8 और 8 जो दिए हैं, दोनों आठों का प्लेस वैल्यू का एडिशन बताइए। तो कैसे करेंगे, तो पहले वाला जो 8 है इसके वैल्यू कितनी है प्लेस वैल्यू, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने बोला एक जो छूटेगा उसमें 0, तो 0 + 8 मतलब कि 80 हो गया, और प्लस 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए 8 के आगे, 1 2 3 4। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो 80,080, यह होता है हमारा इन दोनों आठों का जोड़, प्लेस वैल्यू का जोड़। ठीक है, अब आ जाते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जैसे हुलिया, हमारा हुलिया जैसा वैसे हुलिया बना रहे। प्लेस वैल्यू का मतलब कि आपका स्टेटस क्या है, पढ़ लिख लिए टीचर बन गए तो स्टेटस बदल गया, लेकिन अभी जो पढ़ लिख रहा है उसका हुलिया जस का तैसा है। तो ऐसे में फेस वैल्यू का मतलब जैसे हम 8 4 3 लिख दें तो बोले 8 का फेस वैल्यू क्या है, मतलब अंकित मान 8 ही रहेगा भाई, 8 का वैल्यू 10 थोड़े हो जाएगा, अपनी जगह में 8 ही रहेगा ना। 4 का अंकित मान भैया 4 ही होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, लेकिन बोलेंगे 8 का स्थानीय मान, तो कहेंगे 8 का स्थानीय मान सर ने बताया था 8 और 2 जीरो 2 जीरो। 4 का स्थानीय मान सर ने बताया था 4 लिखेंगे, एक बच रहा है तो 1 जीरो। 3 का स्थानीय मान सर ने बताया था भैया 3 है, उसके आगे कुछ नहीं बच रहा है तो 3 लिख देंगे, बस ऐसे होता है साथी। इसमें प्रश्न कैसे आते हैं हम बता दिए आपको कि मान लीजिए कोई प्रश्न दे दिया 8 2 3 4 8, अब बोलेगा दोनों 8 का जो पहला वाला 8 है उसका फेस वैल्यू मतलब कि अंकित मान में लिखकर, और जो दूसरा वाला 8 है इसका स्थानीय मान लिखकर दोनों का अंतर बताइए। तो आपका 1 2 3 4, पहला जो ये वाला 8 है इसके लिए 1 2 3 4 जीरो लगाना होगा। जो दूसरा वाला 8 है इसका केवल अंकित मान से माइनस कर देना है, तो माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही राइट होगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब चलिए हम आ जाते हैं आपको अनुवर्ती संख्या बताते हैं। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, फिर अभी प्रश्न कराएंगे, 4-5 प्रश्न कराएंगे कैसे प्रश्न बने हैं अनुवर्ती पूर्ववर्ती। देखिएगा अनुवर्ती, यहां से भी प्रश्न आते हैं साथी। अनुवर्ती का मतलब होता है सक्सेजर, सक्सेजर, और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रीडिसीजर, PREDCSOR रहेगा प्रीडिसीजर। अनुवर्ती का मतलब +1 करते हैं, एक आगे, अ का मतलब आगे, पू का मतलब पीछे, -1 करते हैं। जैसे 399 का अनुवर्ती बताइए तो +1 मतलब कि 400, बस यही मात्र समझना था। अब बोलेगा 401 का अनुवर्ती, 401 का आप पूर्ववर्ती बताइए, 401 का पूर्ववर्ती तो -1 करेंगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, मतलब कि पूर्ववर्ती में 1 माइनस और अनुवर्ती में 1 जोड़ देते हैं, बस इतनी सी समझनी थी बात जो आपको समझ लेना है। ठीक है साथी, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझ लेना है, गुणनखंड, यह लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए पहले, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है याद रखेंगे, और योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। क्यों, जैसे बोला जाए 4 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो कहेंगे -4, दोनों का ऐड करेंगे तो 0 मिला कि नहीं, यह होता है योगात्मक, मतलब कि दोनों संख्याओं का, मतलब कि ऐसी संख्या जैसे 4 है, 4 का योगात्मक प्रतिलोम में अगर ऐड कर दें तो हमको 0 मिल जाए। मतलब कि 0 एक ऐसी संख्या है किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसका मान में चेंज नहीं करता है। 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही मिलेगा, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 ही मिलेगा। ऐसे संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। मतलब कि 0 योगात्मक प्रतिलोम है। 4 का योगात्मक प्रतिलोम
4 का योग्य प्रतिलोम क्या होगा -4, 5 का योग्य प्रतिलोम -5, 6 का -6। इसी प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है, मतलब कि 5 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा, 6 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। तो पूछा जाता है 5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/5, क्योंकि 1/5 में 5 का गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। 6 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/6 यानी कि 6 गुणे 1/6 यानी कि 1 मिलेगा। ठीक है साथी, ये चीज समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब एक चीज आपसे और पूछा गया था कि एग्जाम में साथी, सम विषम और एडिशन सम मिलता है कि क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे सम प्लस सम बराबर हमेशा सम मिलेगा, याद रखना है। जैसे 2 + 2 ऐड कर दीजिए 4 मिलेगा, 4 + 2 ऐड करिए 6 मिलेगा, 6 + 10 ऐड करिए 16 मिलेगा, सम मिलेगा हमेशा। सम प्लस विषम बराबर क्या मिलता है हमेशा, याद रखिए। जैसे 2 + 3 ऐड कर दिए तो 5 मिलेगा, 3 + 4 ऐड कर दिए तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 + 9 ऐड कर दिए, 9 × 10 = 17 मिलेगा, मतलब हमेशा विषम मिलेगा, हमेशा विषम मिलेगा, इस बात को याद रखना है। अगर विषम प्लस विषम ऐड कर दिए तो क्या मिलेगा, विषम प्लस विषम ऐड कर दिए तो हमेशा सम मिलेगा, इस बात को याद रखना है। जैसे 3 + 3 ऐड कर दिए तो 6 मिला, 7 + 3 ऐड कर दिए तो 10 मिला, इस बात को याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा और हमेशा। ठीक है भाई। अब जैसे सम और सम का गुणा किए तो क्या मिलेगा, सम और सम का गुणा कर दिए तो क्या मिलेगा, हमेशा सम मिलेगा, इस बात को याद रखना। मतलब 2 × 2 = 4 मिला। और अगर विषम और विषम का गुणा कर दिए तो क्या मिलेगा, विषम और विषम का गुणा कर दिए तो क्या मिलेगा साथी, बता देंगे। विषम क्या मिलेगा, सम मिलेगा, सम मिलेगा हमेशा। जैसे कि 3 × 3 तो 9 मिलेगा, 7 × 7 विषम मिलेगा ना भाई। सम और सम का गुणा सम, विषम और विषम का गुणा हमेशा विषम, याद रखना है। ठीक है ना। और सम विषम का गुणा करेंगे तो सम 1 रहेगा, 1 विषम रहेगा, तो क्या मिलेगा, यानी कि बता देंगे भाई सम अगर 2 है, विषम अगर 3 है तो हमेशा सम मिलेगा, 6 मिलेगा, याद रखेंगे साथी। वही चीज है, देखिए सम विषम था तो विषम मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पे बस सम विषम रहेगा तब भी हमें सम मिल रहा है गुणा में, लेकिन इसमें विषम मिल रहा है। यहाँ पे सम रहा तो सम मिला था, विषम विषम रहा तो विषम सम मिला था तब भी, लेकिन इसमें क्या है, सम रहेगा तो सम, विषम विषम रहेगा तब विषम, है ना, याद रखना है साथी आपको। और यहाँ पे सम विषम रहा तो सम मिलेगा, 3 दूनी 6, 4 और 3 का गुणा कर लीजिए, 4 3 12, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको छापना है। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं भाई, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के तरीके देख लीजिए। देखिए, कोई भी गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर पता करना होता है गुणनखंड। जैसे कि हमको 48 में गुणनखंड पता करने, कितने गुणनखंड टोटल हैं, इसमें कितने नंबर से कट सकता है, मतलब साफ साफ यह समझ लीजिए, है ना। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 चौक, पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लीजिए, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 1। अब देखना है 2 के पावर कितना है, 2 के पावर में 4 है, गुणे 3 के पावर में 1 है। तो जो पावर होगा, पावर में 1 जोड़ देंगे, इसमें भी गुणा करा देंगे, इसमें 1 है पावर तो 1 में जोड़कर गुणा करा देंगे। 4 1 5 गुणे 2, 5 दूना 10, यानी कि 10 फैक्टर होंगे इसके, 10 संख्याएं ऐसी होंगी जो इसको काट सकता है। याद रखना भाई, याद रखना है भाई इस चीज को, ठीक है ना। अब याद रखना है, क्या फैक्टर 48 से बड़ा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता भाई। 48 का फैक्टर 48 से कैसे बड़ा हो जाएगा, नहीं ना होगा भाई, 48 से छोटा ही ना होगा कोई संख्या जो इसे काट सकता है, या फिर 48 होगा। मतलब किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है वही संख्या होगा या फिर उससे छोटा होगा, समझ रहे हो ना, ये चीज याद रखना है। जैसे कि बोले 105 का टोटल फैक्टर बता दो, तो कहोगे भैया पहले 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से एक बार में। तो देखिए 3 के पावर में 1 है, गुणे 5 के पावर में भी 1 है, गुणे 7 के पावर में भी 1 है। मतलब जितना जितना पावर है सबको ऐड करिए, 1 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। यह चीज़ें हो गई, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं साथी आपके एग्जाम में, बताओ मजा आया ना। अब एक चीज और याद रखेंगे आप, जो प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि भाई 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं होंगी, तो याद रखना यहाँ है भैया 1 से लेकर 50 तक सबका नोट्स बनाइए। कितने अभाज्य संख्याएं होंगी, तो कहेंगे 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 25 लिख दिया क्या, 15। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। और पूछा जाता है 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो बता देना है 25। यह चीज डायरेक्ट पूछा गया आपके एग्जाम में, इस हमने डायरेक्ट बताया। अब आपसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, जैसे बोलेगा कि आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या का योग बताइए। एक प्रश्न यह बना है तो लिख लीजिए, सीटेट में बना है भाई आपके।
तो थ्योरेटिकल प्रश्न भी आते हैं। अब इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा कभी नहीं, नंबर सिस्टम से कभी नहीं आएगा, आप इसको गठिया लीजिए, लिख लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या का योग बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या का योग बताइए। क्या योग बताइए? देखिए, अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य पूछ रहे भाई 2, याद रखना 2 होता है, क्योंकि 1 2 3 में एक तो कुछ ना होता है, नहीं भाज्य नहीं अभाज्य, तो भूल कर मत लिखना 1 2, सबसे छोटी अभाज्य 2। अब संयुक्त संख्या सबसे छोटी क्या होगा? 2, पता है कि नहीं? 1 2 3 4, तो सबसे छोटी क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि यही एक संख्या है जो कि 2 संख्या से अधिक संख्या से कट रहा है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होगा। इस बात को भी याद रखना है, यानी कि 0 + 2 + 4 का योग कितना आ गया? 6 आ गया। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक प्रश्न और पूछा गया था, 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होगा। निम्न में से बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया था क्रम विनिमय नियम, दूसरा दिया था साहचर्य नियम, तीसरा दिया था आपको ऑप्शन में वितरण नियम और चौथा दिया था संवरक नियम में। बताइए, तो हमने पढ़ा था भाई संवरक नियम, यही संवरक नियम है जिसमें दो किसी भी पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगा, यही तो बताए थे, तो यह हमारा राइट होगा भाई। ठीक है ना, यह चीजें ऐसे प्रश्न आते हैं साथ ही आपके एग्जाम में। एक प्रश्न और पूछा था भाई, निम्न में से कौन सा एक विषम अभाज्य संख्या है? ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन विषम अभाज्य संख्या है? विषम अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर ए दिया था 1, ऑप्शन नंबर 2 दिया था 2, ऑप्शन नंबर 3 दिया था 3, ऑप्शन नंबर 4 दिया था 0। बताए निम्न में से कौन सा विषम अभाज्य संख्या? विषम अभाज्य संख्या याद रखेंगे, विषम अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है ना भाई, एक मत लगा के चले आना, नहीं तो गलत हो जाएगा साथी, है ना। 200 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग बता दीजिए, यह प्रश्न का आया था। 200 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग बता दीजिए। 200 तक, देखिए 200 तक जितनी सम संख्याएं हैं उनका योग बता दीजिए। योग कितना होगा बताइए? 200 तक भाई आपको पता है 1 से लेकर 100 तक में 50 सम संख्याएं भी होंगी और 50 विषम संख्याएं भी होंगी। इस तरह से 1 से लेकर 200 तक में 100 विषम संख्याएं होंगी और 100 सम संख्याएं होंगी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है, क्या है फार्मूला? n × n + 1, बस यह याद रख लीजिए। n क्या है? संख्याओं की संख्या है, संख्या नंबर ऑफ संख्या, यानी कि 200 तक जाना है तो 200 + 1 × 200, यानी कि 200 का गुणा 201 में कर लीजिए, यही आपका राइट आंसर 201। इसका गुणा करना आसान है, 200 लिख लीजिए एक ब्रैकेट में, 200 + 1 कर लीजिए। वितरण नियम यही तो है, वितरण नियम से गुणा कर लिए, 2 दूनी 4, यानी कि 4 के आगे 2 4 0 + 1 मतलब कि 200 + 200 तो जोड़ लीजिए, यानी कि 4 0 0 4 0 2 0 0, यही होगा 40,200 साथी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपने देख लिया, आपको यही सही करना था साथी, है ना। एक मिनट एक गलत हो गया साथी, 200 तक जितनी सम संख्या उसकी बात किया है ना, 200 तक आपको एक मिनट गलती हो गई, देखिए यहाँ पे इसको सही करिएगा। 200 तक विषम जितनी सम संख्या है, 200 तक सम संख्या तो 100 ही है ना, तो 100 लिखेंगे, 100 + 1 लिखेंगे, अब सही होगा। तो यानी 100 का गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 होगा, फिर 100 का गुणा इसमें करेंगे तो +100, यानी कि 1 0 0 1 0 1 0 0, यह राइट आंसर होगा। यानी कि 10,100 आपके सम संख्याएं एक तरह से मिलेंगी, योग सबका, सारे सम संख्याओं का योग मिलेगा हमको। ठीक है, यह रहा पूरा का पूरा नंबर सिस्टम खत्म साथी, एक क्लास। अब आगे मेजरमेंट वाला आएगा, तो ऐसे में आप सारे क्लास फॉलो करिए। CDP भी 9 बजे आती है, उसको भी देखेंगे। धन्यवाद।